हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ हम T20 पॉलिटी सीरीज में एक बहुत ही लेसर नोन टॉपिक ऑफ लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे। हमारी पॉलिटी के एक बहुत ही लेसर नोन टॉपिक पे हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि है अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ये सब इस तरह की टॉपिक्स हैं जिसमें कि मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, रिट पिटिशन वगैरह, ये सब मैक्सिमम लोगों को पूरे पूरे क्लियर रहते हैं, पर लोक अदालत और इस तरह की चीज़ों पे बहुत डाउट रहता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्री में, मेंस में भी बिल्कुल, जीएस2 के पेपर में इससे रिलेटेड कोई एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप पेशेंटली बस इस वीडियो को सुनते चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लगे तो नोट करते चलिएगा, और इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो स्टेट जुडिशियरी है। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट आती है और एक हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती है। ठीक है, उनको लोअर कोर्ट्स कहते हैं। तो स्टेट की जुडिशियरी में हायर कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, उनको लोअर कोर्ट्स कहा जाता है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको सबऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। ठीक है, दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे एमसीक्यू में ये पॉइंट पूछ देगा व्हाई आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है, दे आर सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और दे आर हेडेड बाय अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ऐसा करके जो भी, दे आर क्रिएटेड बाय अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट। तो दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है और यही मार्क करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, आर्टिकल्स 233 टू 237 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह के अपॉइंटमेंट, इस तरह के रेगुलेशन करता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, एंड टू इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये भले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव के अधीन नहीं है। इनको भी पूर्णतया इंडिपेंडेंट रखेंगे, तभी हमारी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ऐसा कहलाएगा। ठीक है, द 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966, इसने क्या किया, एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 233A, जिसने कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज एज वेल एज जजमेंट डिलीवर्ड बाय देम को रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर दिया। इसके पहले डिस्ट्रिक्ट जज का प्रावधान नहीं था, पर डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन जजेस को और उनके जजमेंट्स को भी वैधता प्रदान कर दी। डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस में गवर्नर अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, अ पर्सन टू बी, क्योंकि आपको पता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज, उसको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट जज को, पहले से वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में ना हो। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, फॉर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फिर वो एडवोकेट या प्लीडर रहा हो फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, वो किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा रेकमेंड, ही शुड बी रेकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई कोर्ट रेकमेंड करेगा तभी किसी की अपॉइंटमेंट हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट जजेस अपार्ट अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस to the judicial service of a state are made by the governor of the state after consultation with the state public service commission and the high court। ठीक है, इसके लिए एग्जाम होता है, आप में से कई लोगों ने क्या पता दिया भी हो, सिविल जज वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, उसके बाद उसमें से गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एसपी क्या होता है एक्चुअली में, प्रैक्टिस में ये तो चलिए लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, एसपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है और उससे जजेस की भर्ती की जाती है। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव वगैरह, जो जुडिशियल सर्विस के लोग होते हैं तो वो हाई कोर्ट के ही अंदर ये पूरा पावर वेस्टेड है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, जो एक्सप्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जज, किसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ठीक है, एक ही आदमी डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता है, उसमें अब देखेंगे जजेस ऑफ अ सिटी, सिविल कोर्ट, शहर की दीवानी अदालत के जो जज होते हैं, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज में एडिशनल, असिस्टेंट, जॉइंट, ये तीनों। फिर चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट,
चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज? एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज, सेशंस कोर्ट के बारे में आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, अधिकतर मामले सेशंस कोर्ट में चल रहे होते हैं। एडिशनल सेशंस जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो ठीक है, ये सारे नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। इन सबको डिस्ट्रिक्ट जज माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर इनफ जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। जुडिशियल सर्विस का क्या मतलब है? एक सर्विस जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट भरे जाएंगे, इस तरह की सारे कैंडिडेट रहते हैं, और सारे सिविल जुडिशियल पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे आप अपनी सर्विस के लिए एग्जाम दे रहे हैं, वैसे ये भी जुडिशियल सर्विस होती है। इन सारे पोस्ट की भर्ती इन्हीं सर्विस के थ्रू होती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस टू सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स, गवर्नर डायरेक्ट कर सकता है कि जो ऊपर सारे बताए गए हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू द पर्सन्स इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस, ये किसी क्लास या क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पर भी लागू होगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसे बनते हैं आईएएस ऑफिसर्स, तो वो भी जब जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं तो ये सारे प्रोविजंस उन पर भी लागू होंगे, ऐसा गवर्नर डिक्टेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं लागू होंगे। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि कब लागू होते हैं, तो आपको बताना है जब गवर्नर ऐसा मैंडेट करते हैं तब। अब इस जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं। दे डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग सिस्टम रखते हैं। जनरली ब्रॉडली बोला जाए तो 3 टियर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स रहते हैं बिलो द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, तो उसके नीचे 3 लेवल होते हैं। सिविल साइड में क्या होता है? सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट के नीचे एक आती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट, ये अदालत आती है। उसके नीचे सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट, उसके नीचे मुंसिफ का कोर्ट। ठीक है, और क्रिमिनल साइड में क्या आता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, और उसके नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। ये तो खैर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी कंफ्यूज होगा। उसमें ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। ये तो हमने देखा इस चार्ट में कि पहले तो सबसे पहले सोचिए सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सिविल और क्रिमिनल दो तरह के जो मामले होते हैं सबको क्लियर होंगे। सिविल यानी आपसी विवाद, और क्रिमिनल यानी जो सरकार का नियम तोड़ा है वो। ठीक है, तो मुंसिफ कोर्ट सबसे नीचे सिविल साइड में होता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट होता है, फिर अगेन देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में ही आप पहुंचते हैं। या क्रिमिनल मामला है तो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, और फिर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में ही पहुंचते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों साइड में सबसे सीनियर जज पाया जाता है जिले में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सेशंस जज भी है। सेशंस जज वो मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों साइड का मिला के डिस्ट्रिक्ट जज भी है और सिविल जज भी है। जब वो सिविल केसेस को ट्राई करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज माना जाता है, और जब वो क्रिमिनल केसेस को ट्राई करता है तो उसको सेशंस जज बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछा जा सकता है। मुझे ऐसा बिल्कुल आइडिया है, अधिकतर लोग जिसको सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि यार जीवन में पहली बार ये बातें सुन रहे हैं। बहुत कम लोग ये चैप्टर्स पढ़ पाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर्स को एग्जीक्यूट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जनरली एसडीएम जैसे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उस तरह की बात कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि वो जुडिशरी के ऊपर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो पूरी जुडिशरी है उसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है, प्लस जुडिशियल के हिसाब से तो वो डिस्ट्रिक्ट का सबसे मेन जज होता ही होता है। ठीक है, सारी उसको सुपरवाइजरी पावर है ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। उसकी ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील जो है वो सीधा हाई कोर्ट में की जा सकती है। सेशंस जज वही आदमी सेशंस जज है। ठीक है, उसको भी पावर है टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज किसी को सजाए मौत भी सुना सकता है। हाँ, अगर उसने सजाए मौत सुनाई है तो उसको हाई कोर्ट से एक बार कंफर्म करवा लेना पड़ेगा, भले सामने वाला अपील करे चाहे ना करे। सामने वाला अपील क्यों नहीं करेगा भाई? मौत की सजा किसी को हुई है, वो अपील नहीं करेगा? बिल्कुल अपील करेगा। ना भी करेगा किसी विशेष परिस्थिति में तो भी हाई कोर्ट में जाके इस बात को कंफर्म करवा लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के नीचे क्या आता है? कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। ठीक है, सबऑर्डिनेट जज जो है वो अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उसका है ओवर सिविल सूट्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट जज को सिविल जज भी कहा जाता है, सीनियर डिवीजन या सिविल जज क्लास 1 भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये ऑल ऑफ दीज आर द सेम थिंग।
जो आपसे पूछ सकता है क्या सबऑर्डिनेट जज इज ऑल्सो नोन एज सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज क्लास 1 और सिविल जज हायर कोर्ट, ऑल ए एंड बी बोथ ऑल ऑफ द अबव, इस तरह से। ठीक है, उसको एक असिस्टेंट सेशंस जज का पावर भी दिया जा सकता है। तो सिविल जज को अगर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जिम्मेदारी आन पड़ी तो सिविल जज को क्रिमिनल मामले ट्राई करने के लिए असिस्टेंट सेशंस जज की पावर भी दी जा सकती है। इन सच केसेस वो अपने आप में सिविल और क्रिमिनल पावर्स दोनों कंबाइन कर लेता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज। अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जज इनमें से कौन कौन बोथ सिविल और क्रिमिनल पावर्स को कैरी कर सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट जज, बी सबऑर्डिनेट जज, 3 असिस्टेंट सेशंस जज। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये आपको बताना पड़ेगा। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो पिक्यूनरी अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जितने चाहे पैसे का मामला हो वो इस मामले को जज कर सकता है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस डिसाइड करता है जो कि अप टू 7 ईयर्स जिनकी पनिशमेंट हो। ठीक है, ऐसे मामले अगर मामला ऐसा बनता है कि 7 साल से ज़्यादा की भी सज़ा हो सकती है तो फिर इसके ऊपर की कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। सबसे लोएस्ट लेवल में सिविल साइड में मुंसिफ की कोर्ट आती है, और देखिए मुंसिफ नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मुगलों के समय का कोई टर्मिनोलॉजी है। और क्रिमिनल साइड में इट इज़ द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मुंसिफ जो है उसमें लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है उसके पास, और छोटे जो सिविल मामले होते हैं ऑफ स्मॉल पिक्यूनरी स्टेक, मतलब कम पैसों की बात का जहाँ पे विवाद होता है तो उसको वो देखता है। मुंसिफ को सिविल जज जूनियर डिवीजन बोला जाता है या फिर सिविल जज क्लास 2 भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अच्छा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है सबसे लोअर क्लास का जो मतलब क्रिमिनल साइड का जो जज होता है वो सिर्फ 3 साल तक के जिनमें सज़ा हो सकती है वो मामले ट्राई करता है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देयर आर सिटी सिविल कोर्ट्स जो कि चीफ जज होते हैं, सिटी सिविल कोर्ट के चीफ जज होते हैं ऑन द सिविल साइड एंड द कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। बड़े शहरों में इस तरह के शहरी अदालतें भी लगाई जाती हैं। कुछ स्टेट्स और प्रेसिडेंसी टाउन्स यानी बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसियाँ थी अंग्रेज़ों की, तो उनको प्रेसिडेंसी टाउन्स भी कहा जाता है। उन्होंने स्मॉल कॉजेज कोर्ट भी इस्टेब्लिश की हैं। स्मॉल कॉजेज कोर्ट के बारे में क्या कहता है नोट देखिए। दिल्ली, बॉम्बे, अच्छा दिल्ली भी था प्रेसिडेंसी, हम दिल्ली को कैसे भूल गए। दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जो है दे वर फॉर्मरली कॉल्ड प्रेसिडेंसी टाउन्स। ठीक है, वहाँ पे स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं। ये कोर्ट सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन समरी मैनर फटाफट डिसाइड करती हैं। इस तरह की अदालतें बनाई गई हैं। उनके डिसीजन फाइनल होते हैं लेकिन हाई कोर्ट उनको रिवाइज कर सकता है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में ये आपको याद रखना है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है लेकिन हाई कोर्ट रिवाइज कर सकता है। बहुत स्मॉल वैल्यू के समरी मैनर में वो डील करते हैं। समरी मैनर में फटाक से वो सुनेंगे दोनों साइड और फैसला बता देंगे, ये हुआ फैसला, फिर अपनी वो क्या कहते हैं हथौड़ा ठोक देंगे और नेक्स्ट मामला आ जाएगा। ठीक है, इन सम स्टेट्स पंचायत कोर्ट्स भी होती हैं जो कि पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस को ट्राई करती हैं। जैसे ऐतिहासिक तौर पे कल्चरली आप देखेंगे कि हमारे देश में ग्राम पंचायत हुआ करती थी, या पंचायतों में लोग मामला लेके आपसे डिस्प्यूट वगैरह लेके जाते थे। आज भी कई जगह गाँवों में या कास्ट पंचायत होती है, खाप पंचायत होती है, वहाँ पर कई इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं। कई राज्यों में इस बात को लीगलाइज ही कर दिया गया, पंचायत कोर्ट्स हैं। ठीक है, हालांकि वो ग्राम पंचायत ट्राई नहीं करती है मेरे ख्याल से, वो पंचायत लेवल पे कोर्ट होती है जो कि पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस को ट्राई करती है। उनको न्याय पंचायत भी कहते हैं, ग्राम कचहरी भी कहते हैं, अदालती पंचायत भी कहते हैं, पंचायती अदालत भी कहते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर द सेम थिंग, ये आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं एट अ ग्लांस आपको बताया जा रहा है। देखिए 233 से चालू होता है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। 233A वगैरह अपन अलग से ऐड किए कि इस रूल के बनने के पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट हुए थे और उनके जजमेंट थे उनको वैलिड बनाया गया इसके द्वारा। 234 है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी लोगों को जुडिशियल सर्विसेज में जो ऐड किया जाएगा इस कानून के थ्रू किया जाएगा। 235 है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, किसका कंट्रोल है, हाई कोर्ट का कंट्रोल है। 236 रिलेटेड टू सम इंटरप्रिटेशन, क्या इंटरप्रिटेशन यहाँ बताया नहीं गया है। 237 है अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि अगर गवर्नर चाहें तो कुछ तरह के मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर ये सारे प्रोविजन लागू हो सकते हैं, अगर गवर्नर नहीं चाहें तो नहीं होंगे। ठीक है, अब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में देखते हैं, इसका नोट क्या कहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एनुअल रिपोर्ट 2015-16 से लिया गया है। आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जो हमारा डीपीएसपी वो बताता है, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी न्याय की पूरी एक्सेस मिलनी चाहिए। आर्टिकल 14 और 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सरकार के लिए ऑब्लिगेटरी बना देते हैं, मैंडेटरी बना देते हैं कि दे शुड इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, यानी एक डीपीएसपी भी है, एक फंडामेंटल राइट भी है इस बात के पक्ष में कि सबको न्याय का बराबर एक्सेस मिले और सब न्याय के सामने एक बराबर लेवल पे खड़े दिखें। 1987 में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जो 9 नवंबर 1995 को ऑपरेशनल हुआ। देखिए इसमें 8 साल लग गए। किस लिए? टू इस्टेब्लिश ए नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समाज का जो गरीब तबका है उसको भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए फ्री और मतलब काबिल। ऐसा नहीं कि जो कहीं इसको कोई लॉयर नहीं रख रहा है वही जाके गरीबों को लीगल एडवाइस दे रहा है, ऐसा ना हो जाए और सामने से बड़े पैसे वाले लोग अच्छे अच्छे लॉयर लेके आ रहे हैं। ऐसे में तो वो वीक हो जाएगा मामला पूरा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स। लीगल एड के प्रोग्राम जो अलग अलग जगह पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए नालसा बनाया गया है। एंड टू ले डाउन इसके रिलेटेड पॉलिसी और प्रिंसिपल क्या रहेंगे, किस आधार पे लोगों को लीगल सर्विसेज फ्री और सब एकदम अच्छा क्वालिटी का अवेल करवाया जाए, इसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनेंगी और नालसा बनाएगा। ठीक है, हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है और हर हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनाई गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ भी होती हैं, तालुक लीगल सर्विसेज यानी ब्लॉक लेवल की कमेटी भी होती हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट और मोस्ट ऑफ द तालुक में इस्टेब्लिश कर दी गई हैं। ठीक है, इसलिए ताकि जो पॉलिसी और डायरेक्शन नालसा बनाता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट, वो ये करेगा। ठीक है, नालसा से लेके हम यहाँ पे सालसा एक तरह का डांस भी होता है, तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वगैरह के बारे में अब आपको ये बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो कि ध्यान देगी कि नालसा के सारे जो रिकमेंडेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो। कितना अच्छा स्टेप है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विसेज कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है ताकि टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द लीगल सर्विसेज प्रोग्राम इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भी कैसे गरीब आदमी तक पहुंच सके इसके लिए देखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनाई गई है। नालसा इस तरह के पॉलिसी प्रिंसिपल वगैरह बनाता है और इकोनॉमिकल स्कीम बनाता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के लिए ताकि वो लीगल सर्विस प्रोग्राम देश भर में इम्प्लीमेंट कर सकें। प्राइमरीली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल की जो लीगल सर्विसेज कमेटी है उनको ये सारे फंक्शन एग्जीक्यूट करने बोला गया है। तो इतनी बात होने के बाद अब हम फाइनली देखते हैं क्या लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना। पहले तो जो एलिजिबल हैं उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बीच बीच में लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि लोगों के आपसी विवाद निपटाए जा सकें और बीच बीच में लीगल अवेयरनेस कैंप रूरल एरियाज़ में लगाए जाएँ। ठीक, ये 3 काम है। लीगल सर्विसेज फ्री में जो मिलती हैं वो क्या है? कोर्ट फी पे कर दी जाती है इन लोगों की। ठीक है, प्रोसेस फी और ऑल अदर चार्जेस पेएबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में जो भी चार्ज लगता है वो सब जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो प्रोवाइड कर देती है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है करके वो कानून का सहारा नहीं ले पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो। फिर ये जो भी अदालतों में ऑर्डर पास होते हैं उसके सर्टिफाइड कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उपलब्ध करवाने हैं। गरीब लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है, या आदिवासी हैं या मतलब निरक्षर हैं, उनको ये सब सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर अपील उनकी प्रिपेयर करवाते हैं, पेपर बुक वगैरह, प्रिंटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह, कई बार उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करती है। ठीक है, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल कौन है? महिलाएँ और बच्चे, SC/ST कम्युनिटी के लोग, इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया जैसे भोपाल गैस कांड, उनके विक्टिम्स, कोई बहुत बड़ा वायलेंस के शिकार, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के जो शिकार हैं। ठीक है, यानी अगर उन लोगों को कहीं मुआवजा नहीं मिला, किसी से मुआवजा चाहिए, किसी कंपनी पे मामला दायर करना है अगर, तो उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। ठीक है, या जो डिसेबल्ड हैं या जो कस्टडी में है ऑलरेडी, ठीक है, उनको भी तो लीगल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जेल से निकल नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे लॉयर वगैरह से कांटेक्ट करेंगे? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी उनसे जेल के अंदर जाके बात करेगी। ठीक है, या ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जिनकी 1.25 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है,
है वो। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज एज पार्ट ऑफ नालसा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये जो 1 लाख की लिमिट मैंने बताई ना, 1.5 लाख करके आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर या तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं या बेगार के, या मतलब बिना पैसा दिए जो मजदूरी कराई जाती है, बेगार सिस्टम हमारे देश में चलता था, उनके जो शिकार है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत, इस वाले टॉपिक को हम लोग डील करते हैं अभी, ठीक है। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जहाँ पे कि केस या जो भी डिस्प्यूट है, मामला जरूरी नहीं कि कोई केस हो, किसी पुलिस स्टेशन में दायर किया हुआ कोई केस जरूरी नहीं है, लोगों के आपसी विवाद भी हो सकते हैं जो कि किसी कोर्ट में पेंडिंग है या एट अ प्री लिटिगेशन स्टेज है, जो कहीं दायर नहीं किया गया है, वो भी आके कॉम्प्रोमाइज या सेटल किया जा सकता है उनको, ठीक है। बिना मतलब अदालतों में ये छोटे छोटे मामले लेके लोग केस लोड ना बढ़ाएं, तुरंत तुरंत उनका फैसला करवा दिया जाए। छोटे छोटे मामले होते हैं, कोई बाप कह रहा है कि बेटा बहू हमें सही से नहीं रखते हैं, वहीं अदालत बोल देगा नहीं, आप हमको इनको आप जितना कमाते हो एक काम करो, हर महीने आप इनको 200 रुपया दे दो, घर का एक कमरा इनके लिए तय कर दो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ मतलब भले भले संबंध ना रखो, संबंध आपके खराब है जो भी है, इतना आप अपने बूढ़े बाप के लिए करो, ऐसा फैसला सबके सामने सुना दिया। अब बाप भी संतुष्ट हो गया, बेटा बहू भी बोले ठीक है, उसके बाद वहां से चले गए, ठीक है। या कोई पति पत्नी का विवाद है या 2 भाइयों में कुछ विवाद हो गया, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के मामले होते हैं। कोई हमारे घर के सामने कचड़ा फेंकता है, किसी की गाली गलौज हो गई, कह दिया अरे माफ़ी मांग लो, अरे भूल जाओ, अरे ख़त्म करो, ठीक है, या इस तरह का आप नहीं कर सकते। या कोई नौकर कह रहा है कि मालिक ने हमें पगार नहीं दी, मालिक कह रहा है कि दुकान में आग लग रही, हम कहाँ से दें, तो कहेंगे कि ठीक है काम करो, आधी दे दो, आधी बाद में देना, ऐसा करके मामला निपटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, लोक अदालत को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखते हैं पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। लोक अदालत इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम प्रिवेल्ड इन एंशिएंट इंडिया। पुराने समय में एक धर्माधिकारी टाइप के लोग बैठते थे, ठीक है। एक अनिल कपूर की फिल्म भी थी इस टाइप की, धर्माधिकारी नाम की थी, ठीक है। वो बैठते हैं और उनका ये मतलब खानदानी पेशा होता है कि वो फैसला सुनाएं, और ऐसा माना जाता है कि वो अपना कंडक्ट, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र एकदम अपराइट मेंटेन करें, ताकि उनके द्वारा दिया गया फैसला सब लोग आंख बंद करके मान लें, ठीक है। तो लोक अदालत जो है उसको पीपल्स कोर्ट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित है, ठीक है। ये वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है पॉइंट। जैसे इंडियन कोर्ट जो हैं वो बैकलॉग इतने ज़्यादा केस है वहाँ पे कि रेगुलर कोर्ट जो है वो आप सब जानते हैं, कोई भी मामले का फैसला लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। कोर्ट्स को कई साल लग जाते हैं। छोटे छोटे मामले, किसी के ऊपर आरोप है कि उसने 300 रुपया चोरी किया, ठीक है, उसके पास जमानत देने के पैसे नहीं है, वो 7 साल से जेल काट रहा है, ठीक है। इस तरह के मामले जबरदस्ती अन्याय हो जाता है लोगों के साथ में। तो लोक अदालत में क्या होता है, यहाँ कोई जीतने वाला और कोई हारने वाला नहीं होता है, और कोई झगड़ा भी नहीं होता है। यहाँ लोगों में समझौता करा दिया जाए, इस स्पिरिट से काम किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट है लोक अदालत का एज एन ऑल्टरनेट मोड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ वायबल, इकोनॉमिक, एफिशिएंट एंड इनफॉर्मल वन, ठीक है। ये अनदर ऑल्टरनेटिव है इन जडिशियल जस्टिस, ठीक है। जडिशियल जस्टिस न्यायपालिका के द्वारा दिए गए न्याय का एक ऑल्टरनेटिव है। ये एक रिसेंट स्ट्रेटेजी है इनफॉर्मल, चीप और फटाफट जस्टिस प्रोवाइड करने की कॉमन मैन को, ठीक है, डिस्प्यूट सेटल कर देने का, जो कि कोर्ट में पेंडिंग है या कोर्ट में अभी तक गया नहीं, जाएगा तो लंबा चलेगा, वो फटाफट निपटा दो उसको थ्रू नेगोशिएशन, कंसिलिएशन और परसुएसिव कॉमन सेंस और ह्यूमन अप्रोच निकाल के, ठीक है। इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। जो पहला लोक अदालत कैंप लगा था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, वो गुजरात में 1982 में लगा था, ठीक है। ये इनिशिएटिव बहुत सक्सेसफुल हुआ था डिस्प्यूट को सेटल करने में। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो लोक अदालत का इंस्टीट्यूशन है वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। उस समय ये इंस्टीट्यूशन बस एक वॉलंटरी और कंसिलिएटरी एजेंसी के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। कोई लीगल बैकिंग नहीं थी इस बात को, सरकार इसकी तरफ कुछ नहीं कर रही थी, अपने आप लोग अदालतें बिठवा रहे थे किसी मतलब कॉम्पिटेंट आदमी को लेके कि सर आप हमारे सारे विवाद निपटा दीजिए। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि एक डिमांड उठने लगी कि इसके लिए कानून बना दिया जाए। तो 1987 में देखिए कई लीगल रिफॉर्म हुए, लग रहा है नालसा भी उसी समय बना, तो लोक अदालत को भी उसी समय स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। उसी एक्ट के तहत, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत ही लोक अदालतों को एक कानूनी जामा पहना दिया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोविजन रखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी जो है, देखिए अथॉरिटी या बस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालुक लेवल पे सिर्फ कमेटी है, ठीक है। वो ये सब के सब लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब जब उनको ठीक लगे और जिस जिस एरिया में उन्हें सही लगे, ठीक है। हर लोक अदालत जो किसी एरिया के लिए बनाई जाएगी उसमें
ऐसे सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, और उस तरह के भी उस एरिया के कुछ लोग हो सकते हैं जो कि एजेंसी जो इसको ऑर्गेनाइज करा रही है वो बताएगी। ठीक है, कौन कौन रहेगा, वहाँ के सम्मानित व्यक्ति को भी रख सकते हैं। मेनली जुडिशियल और रिटायर्ड जज या सर्विंग जज वगैरह रहेंगे। जो भी अथॉरिटी या कमेटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है वो तय करेगी। एक लोक अदालत जनरली एक जुडिशियल ऑफिसर चेयरमैन होता है, उसमें एक लॉयर होता है और एक सोशल वर्कर भी उसका मेंबर होता है। जनरली ऐसा होता है। लोक अदालत की जुरिसडिक्शन जो है वो क्या होगी, विद रिगार्ड टू एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट या एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट बट हैव नॉट बीन ब्रॉट बिफोर सच अ कोर्ट। ठीक है, या तो मामला कोर्ट में हो या कोर्ट के जुरिसडिक्शन में पड़ता हो किसी भी अदालत के, और वो वहां पर अभी पहुंचा ना हो, तो लोक अदालत जो कोर्ट में पेंडिंग केस है सिर्फ उसी को डील नहीं करेंगे। ऐसे मामले मतलब उनका मुख्य उद्देश्य तो यार मामलों को अदालत तक पहुंचने से रोकना है। इतना ज़्यादा केसेस का बर्डन है कि वो यहीं पे निपटा दें तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या मामले होते हैं, मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट। ठीक है, वो सास बहू के झगड़े, उसमें क्रिमिनल भी होते हैं, छोटे मोटे कंपाउंडेबल केसेस। फिर लैंड एक्विजिशन, किसी ने बोला मेरी ज़मीन हड़प ली, लेबर का डिस्प्यूट हो गया, कोई वही जैसे मैंने बताया वर्कर कह रहा है कि मालिक हमारी पगार नहीं दे रहा है। बैंक रिकवरी केसेस, बैंक ने ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी या गाड़ी रिकवरी कर ली। पेंशन केसेस, पेंशन हमारी नहीं मिल रही है, किसी कारण से कागज वागज अटका पड़ा है। हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लियरेंस का केस, इस तरह के कई मामले हैं। टेलीफोन बिल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, म्यूनिसिपल मैटर्स। ठीक है, ये सारे मामले इसमें होते रहते हैं। लेकिन लोक अदालत जो है उसका जो कोई मामला विच इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर लॉ के अंदर उसको माफ नहीं किया जा सकता, छोटी सी बात नहीं है, उसमें लोक अदालत फैसला नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और लोक अदालत ने दोनों फैमिलीज के बीच में समझौता करवा दिया कि ठीक है भाई आप उन्हें 10 लाख मुआवजा दे दीजिए, खत्म हो गया मामला। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर कोई मामला जो कि कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है वो लोक अदालत के पास चले जाएगा तब अगर जो भी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हैं वो इस बात पे अग्री कर जाए कि हाँ भाई चलो लोक अदालत में जाके मामला सेटल कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर उसमें से वन ऑफ द पार्टीज जो है वो कोर्ट में याचिका दायर करेगी, सर हमारा मामला आप लोक अदालत को ट्रांसफर कर दीजिए, या कोर्ट सेटिस्फाइड है कि यार ये मामले आप लोक अदालत में ले जाओ, वहीं इनका हो जाएगा निपटारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इन 3 केसेस में ही कोई कोर्ट में चल रहा मामला लोक अदालत तक जा सकता है। अगर मान लीजिए कोर्ट में ही नहीं पहुंचा है मामला अभी तक, तो मैटर जो है जो लोक अदालत को रेफर करेगा कौन, वो एजेंसी जो कि लोक अदालत को कंडक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी या कमिटी, उनको कोई एक एप्लीकेशन देगा, एनी वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एक एप्लीकेशन देगा, तो उन लोग लोक अदालत को वो मामला रेफर कर देंगे, वो मामला लोक अदालत में पहुंच जाएगा। लोक अदालत जो है दे शुड हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोक अदालत के अंडर में सिविल कोर्ट का पावर है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अंग्रेजों का बनाया कोड है। जबकि किस मामले में, इस तरह के मामले में जब भी किसी विटनेस को बुलाएं और उससे कहें कि शपथ लेके मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, इस टाइप की बातें करवाएं, भाई आपके पास कोई पावर होना चाहिए ना, कोई अथॉरिटी होना चाहिए। आप कैसे किसी को शपथ दिलवा के बोल रहे हो कि यहाँ झूठ बोलोगे तो परजुरी का मामला बन जाएगा, आपको जेल कर देंगे झूठ बोलने के जुर्म में, है ना। या फिर कोई डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी को आप बोल सकते हैं कागज पेश करो, तो किस हक से कहेंगे, इसलिए क्योंकि आपको सिविल कोर्ट का अधिकार दे दिया गया है। कोई भी एविडेंस आपको एफिडेविट बना के दिया जा सकता है, एफिडेविट के तहत, या कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड अदालत से या किसी सरकारी दफ्तर से आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, या और भी इस तरह के मैटर जो भी प्रेस्क्राइब किए गए हों, तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट का पावर है। फर्दर एक लोक अदालत जो है वो कोई भी डिस्प्यूट इस तरह का इनके सामने आने वाला जो भी मामला होगा उसके किस प्रोसीजर के तहत वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे वो खुद तय कर सकते हैं। उनके सामने जो भी प्रोसीडिंग हो रही है सबको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत के अंदर में आएगा, और लोक अदालत को एक सिविल कोर्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, कुल मिला के लोक अदालत को सिविल कोर्ट ही मान के चलिए। लोक अदालत जो फैसला सुनाएगी वो ऐसा नहीं है कि किसी बहुत सज्जन आदमी ने कुछ बता दिया, बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने ये बंटवारा कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सिविल कोर्ट का फैसला है। ठीक है, या किसी भी अदर कोर्ट का फैसला जैसा आप उसको मान सकते हैं। लोक अदालत ने जो भी मुआवजा दो या इनको हिस्सा दो, इस तरह की जो भी बातें बोलेंगे वो बाइंडिंग होंगी ऑन ऑल द पार्टीज ऑन द डिस्प्यूट। मजाक मस्ती वाला खेल नहीं, मतलब भले लग रहा है कि इनफॉर्मल टाइप का चल रहा है पर ये कोई मजाक मस्ती नहीं है, जो बोलेंगे वो पूरा मानना पड़ेगा। ठीक है, और लोक अदालत में जो अवार्ड हुआ उसके खिलाफ आप कहीं जाके अपील नहीं कर सकते, वरना क्या मामला है, किसी को लगेगा अरे यार हमको मुआवजा देना पड़ रहा है, वो फिर उसकी अपील लेके कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो मामला खत्म तो हुआ नहीं। तो उनके जो अवार्ड देंगे उसके खिलाफ कोई अपील आप कहीं जाके नहीं कर सकते हो। बेनिफिट क्या है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। क्या बताया, कोई फीट नहीं है, कोई कोर्ट फी नहीं है।
और अगर कोई कोर्ट फी ऑलरेडी पे की जा चुकी है कोर्ट में, तो अगर डिस्प्यूट लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो रिफंड कर दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बेसिक फीचर ऑफ लोक अदालत क्या है कि द प्रोसीजर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉ नहीं है सीआरपीसी के जैसे और एविडेंस एक्ट के जैसे। बहुत ज्यादा प्रोसेस प्रोसीजर मान के नहीं चलते हैं, फटाफट निपटारा करते हैं। पार्टीज टू द डिस्प्यूट जो है वो डायरेक्टली जज से बात कर सकते हैं, नहीं कि वकील हुजूर इस टाइप से करके बात कर रहा है। सीधा सीधा बात करते हैं, जज सीधा सीधा मामला समझता है और तुरंत तुरंत फैसला सुनाता है। ठीक है, जो भी वो बोलते हैं वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है ये बात, तो फटाफट फैसला पूरा हो जाता है, सबको मानना पड़ता है। ठीक है, लोक अदालत जो है दे आर वो मतलब लिटिगेटिंग, जिनका कोई मामला चल रहा है उसके लिए वरदान के तौर पे है ये। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला, क्या फायदा है, हर कोई अपना अलग अलग फायदा क्यों बता रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे वो, यही बोलेंगे लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। पार्टीज अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आराम से खुल के बोल सकते हैं वहाँ पे। पार्टीज को ऐसा फीलिंग नहीं आता कि एक जन जीत गया एक जन हार गया, वहाँ पे मामला सॉल्व कर दिया जाता है एंड देयर रिलेशनशिप इज रिस्टोर्ड। अदालत ये प्रयास करती है, मान लीजिए सास बहू का मामला है कुछ भी है, कि यार आपसी सौहार्द की भावना के साथ, आपसी मेल मिलाप की भावना के साथ फैसला किया जाए कि सब जगह शांति और सामंजस्य बना रहे। ठीक है, परमानेंट, ये तो लोक अदालत कैंप जैसा बीच बीच में ऑर्गेनाइज किए जाते रहते हैं। इस एक्ट को अमेंड किया गया 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, उसका कोई रीजन आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन है, इतने ज्यादा इसके फायदे हैं कि बीच बीच में लोग बैठे रहें, यार लोक अदालत लगेगी तब वहां जाके निपटारा करेंगे, उससे अच्छा है कि एक परमानेंट लोक अदालत बना दो। ठीक है, तो यही सब बताया जा रहा है कि जो लोक अदालत है इतना इनोवेटिव सिस्टम है, इतना इफेक्टिव हुआ है कि, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या था कि लोक अदालत जो है वो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट के आधार पे बेस है। अगर पार्टीज किसी कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट पे नहीं आते हैं तो केस या तो कोर्ट में वापस चला जाता है या पार्टियों को बोला जाता है कि भैया आप कोर्ट में चले जाइए। ठीक है, उसमें फिर बिना मतलब का एक डिले हो जाता है। पब्लिक भी तो इस टाइप की है ना, बोलती है कि यहाँ हमको हमारे हिसाब का नहीं मिला, चलो कोर्ट में ट्राई करते हैं, क्या पता वहां हमको हमारे हिसाब का मिल जाए। ठीक है, अगर लोक अदालतों को ये पावर दे दी जाए कि पार्टीज कॉम्प्रोमाइज पे नहीं आते हैं तो भी हम फैसला सुना सकते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो पहले लोक अदालतों का जो मामला था देखिए, उसमें यह था कि अगर पार्टीज अपनी तरफ से संधि समझौता पे अग्री नहीं करते हैं, कोई एक पार्टी अड़ जाती कि नहीं साहब हम तो इसके बिना मानेंगे ही नहीं, तो लोक अदालत कुछ नहीं कर सकती थी, फिर उसको बोलना ही पड़ता कि ठीक है फिर आप कोर्ट में चले जाओ, क्या कर सकते हैं। पर अब जो परमानेंट लोक अदालत बना दिया, अब वैसा नहीं है, अब बोल रहे भाई ये तो कोर्ट है, कोर्ट में जो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। आप कौन होते हैं कोर्ट को बोलने वाले कि हम नहीं मानते। ठीक है, तो जो केस जो है, जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे मान लीजिए एमटीएनएल, बीएसएनएल, विद्युत बोर्ड वगैरह के जो मामले होते हैं वो अर्जेंटली सेटल किए जाने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि लोगों को जस्टिस बिना डिले के मिल सके। तो जो भी मामले अदालत में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को ज्यादा बिजली का बिल आ गया, अब अगर वो मामला वो लोक अदालत बैठने का वेट करे तब तक तो बिजली काट देंगे उन लोग। तो इसलिए फटाफट अगर परमानेंट लोक अदालत बैठी रहे तो प्री लिटिगेशन स्टेज में ही तुरंत वो फैसला आ जाएगा और ये बिना मतलब के रेगुलर कोर्ट में जाके ये उनका केस लोड बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो एक अमेंडमेंट किया गया 2002 में और परमानेंट लोक अदालत सेटअप कर दिए गए। इनके क्या फीचर है भाई, परमानेंट लोक अदालत में एक चेयरमैन होगा जो कि या तो हो या रह चुका हो एक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जिसने कि जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो हायर इन रैंक देन दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर के रैंक का कोई पोस्ट उसने होल्ड किया हो, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। ठीक है, ये और दो और कौन लोग रहेंगे जिनका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ऐसे 3 लोगों की ये बनेगी परमानेंट लोक अदालत। वो एक वन और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या पैसेंजर, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब के मामले में वो एक्सरसाइज करेंगे। देखिए बेसिकली क्या हुआ, हमने एनालिसिस किया, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर जगह गवर्नमेंट और कोई भी मैनेजमेंट बॉडी होती है वो पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई करती है, देखती है कि कौन से 20% मामले हमारे लिए 80% हेडेक बन रहे हैं। तो ये देखा गया कि 1/3 से ज्यादा केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग है वो यही है कि बिल ज्यादा आ गया, हम पे ज्यादा पेनल्टी मार दी, इस तरह का सरकारी एजेंसी का, पब्लिक यूटिलिटी का सब मामला है। ठीक है, आप पैसा वापस करो, इस टाइप का, लाइट बिल, पानी बिल, बिजली बिल। तो इसके लिए बोला गया कि परमानेंट लोक अदालत बना देते हैं अलग से, वहां पे चले जाओ, कोर्ट का काम टाइम मत खोटी करो। ठीक है, तो इस तरह के मामलों के लिए अलग अलग लोक अदालत बनाई जाएगी।
ठीक है। परमानेंट लोक अदालत का जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, कितने रुपए तक के मामले देख सकता है, वो है 10 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लो एकदम। हाँ, बीच बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है, इन्फ्लेशन के साथ साथ ये सब मामला बढ़ता जाएगा। परमानेंट लोक अदालत जो है वो मतलब जो कि बहुत ही सीरियस ऑफेंस होते हैं, उनमें उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। कोई भी डिस्प्यूट अगर कोर्ट के सामने लाया जाता है, उसके पहले कोई भी पार्टी परमानेंट लोक अदालत के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है कि सर हमारा मामला सेटल कर दो, ठीक है। अगर एक बार किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन दे दिया तो उसके लिए कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो किसी भी दूसरी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं कर सकती, किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकती है। हाँ, एक बार पहले से मामला कोर्ट में चले गया तो जबरन इसको यहाँ नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि कोई एक तरह का समझौता किया जा सकता है तो परमानेंट लोक अदालत ट्राई करेगी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि कोई समझौता पे लोग नहीं आ पा रहे हैं तो परमानेंट लोक अदालत खुद से ही फैसला सुना देगी और वो उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी परमानेंट लोक अदालत बोलेगी वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग फैमिली कोर्ट्स और इस तरह की दूसरी जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।